Here today we are going to study FSC Chemistry Part 2. As you know, we were discussing about chapter number 12 in which we have started our topic preparation of carboxylic acid, and now in this session we will discuss about last method of carboxylic acid preparation, which is oxidative cleavage of alkenes. हम देखेंगे कि ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन किस तरह का रिएक्शन होता है, ये किस तरह से हम अल्कीन की क्लीवेज करते हैं कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करके देता है इन प्रोडक्ट। क्लीवेज का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड को सेंट्रल पॉइंट के जरिए से, सेंटर से उसको ब्रेक करके दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर देना। किस तरह से, और हम अल्कीन की क्लीवेज की बात करें तो हम देखते हैं अल्कीन को किस तरह से हम क्लीवेज परफॉर्म करेंगे अल्कीन के लिए। लाइक दिस इज द मेंबर ऑफ अल्कीन। अल्कीन का मेंबर आपको पता है कि डबल बॉन्ड शो कर रहा है कि ये अल्कीन का मेंबर है। कोई भी ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड आ जाता है वो अल्कीन्स कहलाते हैं। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज मतलब कि ऑक्सीजन ऐड करेंगे हम इसमें। ऑक्सीडेटिव का मतलब ऑक्सीजन की मदद से, ऑक्सीजन के कुछ एटम्स इसमें ऐड करेंगे और ऑक्सीजन की एडिशन की मदद से इसकी क्लीवेज करेंगे। क्लीवेज का मतलब कि अल्कीन को हम सेंट्रल पॉइंट से ब्रेक करके दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे सेंट्रल पार्ट से जब हम ब्रेक करेंगे ना, तो इस कार्बन के भी दो बॉन्ड कम हो रहे हैं और इस कार्बन के भी दो बॉन्ड कम हो रहे हैं। तो हम इसको किस तरह से मैनेज करेंगे, देखें, ऑक्सीजन ऐड करेंगे और ये जो दो बॉन्ड कम हुए हैं दोनों कार्बन के, इनको रिटर्न करेंगे। क्लीवेज का मतलब होता है कि जो दो पार्ट बनते हैं ना वो दोनों बिल्कुल सेम है। ये पार्ट अल्कीन का सेंट्रल पॉइंट से चूंकि इसको ब्रेक किया हमने, ये पार्ट और दूसरा पार्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पार्ट है और दोनों की क्लीवेज, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज से सेम प्रोडक्ट हमारे पास ऑब्टेन होंगी। तो हम देखें एक पार्ट को स्टडी कर लेते हैं। लाइक दिस, ये CH3 एक साइड पे, C एंड एक जस्ट H बच गया, CH3 कार्बन एटम और उसके बाद जस्ट एक हाइड्रोजन एटम हमारे पास बच गया। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज थी तो दो बॉन्ड जो कम हुए हैं वो हम ऑक्सीजन ऐड करके कंपनसेट कर देंगे। लाइक दिस, ये हमारे पास ऑक्सीजन ऐड हुआ, दो बॉन्ड जो कम हुए थे वो कंपनसेट हो गए। लेकिन आपको पता है कि अगर ऑक्सीजन मौजूद हो और एल्डिहाइड भी मौजूद हो तो वो फौरन से ऑक्सीडाइज होकर एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एल्डिहाइड हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे ही उनको कहीं से ऑक्सीडेशन वाला एनवायरनमेंट मिलता है। तो ऑक्सीडेशन वाला एनवायरनमेंट तो यहाँ पे मौजूद है। दैट इज वाई यहाँ पे फौरन एक और ऑक्सीजन लेके ये एसिटाल्डिहाइड एसिटिक एसिड बन जाएगा और दो मॉलिक्यूल बनेंगे क्योंकि हमारे पास दो पार्ट्स यहाँ पे अल्कीन के ब्रेक हुए थे, दोनों सेम थे, दोनों के साथ सेम प्रोसेस होगा। तो इस तरह से हमने ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन की मदद से दो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर लिए। इस रिएक्शन को आप एक दफा जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अल्काइल ग्रुप की जगह आर ग्रुप अटैच कर दें, सिंबल लगा देना, अल्काइल ग्रुप स्पेसिफिकली ना लिखें। यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप की जगह आर ग्रुप अटैच कर दें, सिंबल लगा दें। तो इसी तरह से यहाँ भी CH3 की जगह पे आर ग्रुप ही शो होगा और स्पेसिफिक करेंगे तो जैसे मैंने पहले लिखा था CH3 ग्रुप यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो दिस इज हाउ हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन। अल्कीन लेके उसको सेंट्रल पॉइंट से ब्रेक करेंगे, क्लीवेज करेंगे परफॉर्म उसकी, और उससे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन होंगे। ठीक है, अभी हम स्टडी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम डिस्कस करें तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कार्बन 1 से लेके 3 तक के कार्बन होते हैं, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 1 से लेके 3 तक कार्बन एटम मौजूद है। लाइक आपके पास पहला मेंबर फॉर्मिक एसिड, उसमें 1 कार्बन मौजूद है। दूसरा मेंबर एथेनोइक एसिड, उसमें 2 कार्बन के एटम मौजूद होंगे। और तीसरा मेंबर प्रोपानोइक एसिड, उसमें 3 कार्बन के एटम मौजूद होंगे। ये कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज हम स्टडी करते हैं। कलरलेस लिक्विड्स हैं, राइट, C1 से C13 तक, और इनकी पंजेंट स्मेल होती है। पंजेंट स्मेल का क्या मतलब है, चुभने वाली स्मेल। पंजेंट स्मेल, चुभने वाली स्मेल होती है। पहले 3 मेंबर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के वो कलरलेस लिक्विड है और उनकी पंजेंट स्मेल होती है। नेक्स्ट अगर मेंबर्स की इनकी बात करें हम तो C4 से, इसके ऑनवर्ड्स जो मेंबर है C4 से C6 तक, मतलब C4 वाला ब्यूटानोइक एसिड, C5 वाला पेंटानोइक एसिड एंड C6 वाला हेक्सानोइक एसिड, ये भी कलरलेस लिक्विड होते हैं।
कलरलेस लिक्विड्स हैं और इनकी जो स्मेल है वो अनप्लीजेंट स्मेल है, नाखुशगवार स्मेल है, अनप्लीजेंट स्मेल, राइट। अब एक और हम इस यहाँ पे प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, इनकी सॉलिबिलिटी की बात करते हैं। वाटर में सॉलिबिलिटी की अगर हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये थर्ड प्रॉपर्टी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉलिबिलिटी वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के होती है। लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होता है, ठीक है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम भी मौजूद है, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम भी मौजूद है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, ठीक है। अगर इनकी चेन लेंथ थोड़ी सी छोटी होगी तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत प्रोमिनेंट होगी, राइट। लेकिन अगर कुछ ऐसा कंपाउंड हो, यहाँ पे देखें ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इस ग्रुप की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है। रिमेंबर सिर्फ इस ग्रुप में ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन मौजूद है, बाकी की जो चेन होती है वो सारी नॉन पोलर हाइड्रोजन एंड कार्बन पर मुश्तमिल होती है। अगर ये चेन इतनी लंबी हो, यहाँ तक मैं CH2 ग्रुप लगाती हूँ, बहुत लॉन्ग चेन बना दूँ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सिर्फ एक कोने में शो होगी, बाकी की पूरी चेन तो नॉन पोलर चेन है, वहां पे तो कहीं ऑक्सीजन एटम नहीं आएगा। वो अल्काइल ग्रुप की चेन में तो ऑक्सीजन एटम नहीं होता है, ये अल्काइल की ही चेन होगी जो इतनी लंबी कर दूं मैं, यहाँ पे 100 कार्बन लगा दूं, ठीक है, लंबी सी चेन बना दूं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ एक कोने में शो हो रही है। तो ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस कंपाउंड में बहुत कम है, एक सिर्फ कॉर्नर पे शो हो रही है, राइट। तो इस तरह से जो छोटे होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोमिनेंट होती है। जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड बनते जाते हैं, जिनमें ज्यादा कार्बन के एटम बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाती है। तो अगर हम सॉलिबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट 4 मेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड के पहले 4 मेंबर, फर्स्ट 4 का मतलब जिनमें जस्ट C1 पहला 1 कार्बन है, C2 2 कार्बन है, C3 3 कार्बन वाले, C4 4 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले 4 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में सॉलेबल होते हैं, पानी में, क्योंकि पानी पोलर है, पानी में वो कंपाउंड हल हो सकता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है या पोल्स रखता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, दैट इज वाई ये सॉलेबल होगा। फर्स्ट 4 मेंबर छोटे मेंबर हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोमिनेंट होगी, दैट इज वाई वो पानी में हल हो जाएंगे। ये सेम वही वाला सीन है जो आपने पहले भी पढ़ाया है कि अल्कोहल की भी चेन लॉन्ग हो जाए तो वो नॉन पोलर की तरफ ज़्यादा रुझान हो जाता है और वो पानी में सॉलिबिलिटी उनकी कम हो जाती है। हमने अल्कोहल के चैप्टर नंबर 11 में भी ये वाली प्रॉपर्टी स्टडी की थी, ठीक है। तो अभी देखिए जो हायर मेंबर हैं, हायर मेंबर की मतलब जिनमें कार्बन की चेन बहुत लंबी हो जाती है, हायर मेंबर इनसॉलेबल हो जाते हैं पानी में, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी कम हो जाती है कि उनकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। बट रिमेंबर ये जो हायर मेंबर हैं ये वाटर में इनसॉलेबल हैं लेकिन ओवरऑल स्टेबल हो जाते हैं, ओवरऑल इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। कैसे पता चलता है कि इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज है? क्योंकि जो हायर मेंबर हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट वो रखेंगे, जबकि जो लोअर मेंबर हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट भी लो होंगे, लो बॉइलिंग पॉइंट। स्टेबिलिटी मतलब हायर मेंबर की ज्यादा है, वो मजबूत कंपाउंड बनते जा रहे हैं, उनको बॉयल करने के लिए बहुत हीट रिक्वायर्ड है, दैट इज वाई उनके हाई बॉइलिंग पॉइंट हो गए। बट पानी की अंदर सॉलिबिलिटी, वाटर में सॉलिबिलिटी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से थी ना, उसकी तो स्टेबिलिटी के साथ ताल्लुक नहीं है, वो वाटर में इनकी सॉलिबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप सिर्फ शो कर रहे हैं। हायर मेंबर में कार्बोक्सिलिक ग्रुप सिर्फ एक कोने तक महदूद हो जाता है, एक कॉर्नर पे मौजूद होता है, दैट इज वाई हम कहते हैं कि जो हायर मेंबर हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं तो ये डाइमर्स बना के रहते हैं। व्हाट आर डाइमर्स? साइक्लिक डाइमर्स बना लेते हैं, डाई 2, ठीक है, मर्स यूनिट्स, 2 यूनिट्स ज्वाइन होके रहते हैं। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल दें तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन होके रिजाइड करेंगे वहां पे, और इसको हम डाइमर कहेंगे, 2 यूनिट्स इकट्ठे रह रहे हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम किसी नॉन पोलर में डालते हैं तो भी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह के एक साइकिल बना के 2 यूनिट्स इकट्ठे रिजाइड कर रहे होते हैं। देखिए ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, लाइक दिस, ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है,
कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, अल्काइल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो इस साइड पे हम ले लेते हैं दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक दिस, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड O के एक साइड पे मिथाइल ग्रुप और एक साइड पे OH ग्रुप है। तो ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम ने इसके साथ और इसके साथ अट्रैक्शन डेवलप कर ली, इस हाइड्रोजन एटम ने इस ऑक्सीजन के साथ, ये एक साइकिल बन गया। लेकिन दो कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बनाए तो इसको हम कहेंगे साइक्लिक डाइमर। और ये कब बनाएगा, जब बेंजीन या किसी भी नॉन पोलर में इनको डाला जाएगा। अब देखिए, जब डाइमर का हम वजन मालूम कर सकते हैं, जब डाइमर्स रह रहे हैं ना, तो एक डाइमर को कुछ डाइमर्स को सेपरेट करके हम उनका वेट मालूम कर सकते हैं और उनके वेट से और उनके मॉलिक्यूलर मैस की कैलकुलेशन से कि कितना मॉलिक्यूलर मैस मौजूद है, तो मतलब कि कितने डाइमर्स यहाँ पे मौजूद होंगे, हम उनका मॉलिक्यूलर मैस डिटर्मिनेशन में एक वास्ट टेक्निक है, उसके अंदर ये वाली चीज यूज करते हैं। यहाँ पे आप सिर्फ ये बताएंगे कि मॉलिक्यूलर मैस की डिटर्मिनेशन में ये टेक्निक साइक्लिक डाइमर्स बनाना हमें फायदा देता है। हम इनके मैस इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक डाइमर जो है, एक मखसूस कार्बोक्सिलिक एसिड का मैस है, उसमें कितने डाइमर्स मौजूद हैं और कितने डाइमर्स हैं तो उनके मॉलिक्यूलर मैस क्या होंगे, क्योंकि हमें डेफिनेट इनके एक फार्मूला से इनके एक का मॉलिक्यूलर मैस तो पता होगा, तो टोटल वेट में आप नंबर्स ऑफ डाइमर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं, दैट इज अबाउट मेल्टिंग पॉइंट। देखिए, जनरली अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट भी कार्बोक्सिलिक एसिड के हाई होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट अगर उनका मॉलिक्यूलर वेट हाई है। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। मतलब जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, उनके मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होते जाते हैं। मतलब जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ेगी, कार्बन की तादाद बढ़ने से चेन लंबी होगी, चेन लंबी होगी, उसका साइज बड़ा होगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा, तो क्या होगा कि उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होंगे। बट एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें इवन नंबर्स ऑफ कार्बन है, इवन कार्बन के एटम है, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इवन का हाई होता है। और ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें ऑड नंबर कार्बन एटम्स के हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल स्टडी करते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास फॉर्मिक एसिड है, कितने कार्बन एटम है इसमें, एक कार्बन है। जहाँ इसका एक नेक्स्ट मेंबर ले लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं 3 कार्बन वाला कंपाउंड लाइक दिस, प्रोपेनोइक एसिड। दिस इज प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन एटम इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, 3 कार्बन एटम है, इसका जो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट है वो है 251 केल्विन, राइट। इसका नेक्स्ट मेंबर लेते हैं जो कि होगा 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक दिस। 4 कार्बन है इसमें 3 कार्बन थे, इसमें 4 कार्बन है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 267 केल्विन। ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि वो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, उसमें 4 कार्बन एटम का नंबर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो ज्यादा होना बनता है। एक तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, दूसरा इवन नंबर है। नेक्स्ट मेंबर को आप गौर से देखिएगा, 5 कार्बन वाला कंपाउंड लेते हैं। 5 कार्बन का मतलब है कि CH3 CH2 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 एंड COOH। दिस इज पेंटानोइक एसिड जिसमें 5 कार्बन एटम मौजूद है, ऑड नंबर है, हालांकि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो मैंने क्या बोला था कि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। तो होना तो क्या चाहिए कि मॉलिक्यूलर वेट, वो बड़ा कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होना चाहिए, उसमें कार्बन एटम भी ज्यादा है। यहाँ पे 4 है, वहां पे 5 है, हाइड्रोजन भी ज्यादा होंगे, साइज भी बड़ा है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, बट कम होगा। कितना होगा, 237। क्यों कम है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ऑड नंबर वाले कार्बन एटम होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है। दैट इज वाई वहां पे ऑड नंबर है। ऑड कहते हैं ताक अदाद को, ठीक है, इवन कहते हैं जुफ्त अदाद को। ठीक है, तो ताक नंबर जो है, और ये क्या होते हैं, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, अदरवाइज जो इवन नंबर्स होते हैं उन पे 2 का टेबल
जाता है, जो ऑड नंबर होते हैं उन पे 2 का टेबल से वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं, राइट। तो अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑड नंबर थे, दैट इज वाई उनका मेल्टिंग पॉइंट लो हो गया। मतलब नॉर्मल ट्रेंड तो ये है कि जितना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा उतना मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बट ये कॉन्सेप्ट बीच में है कि अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, ऑड नंबर है तो मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा। दैट